हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। क्लास फर्स्ट ईयर में रोटेशनल मोशन के आज चौथे लेक्चर में हम जड़त्व आघूर्ण के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो और टॉपिक हैं उसको आप पढ़ेंगे। तो जड़त्व आघूर्ण होता क्या है? किसी पिंड का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के परितः अपनी घूर्णन की अवस्था में होने का विरोध करता है, पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। जब कोई पिंड जो है किसी अक्ष के परितः घूमने की अवस्था में होता है, तो जब वो घूम रहा होता है तो उस पदार्थ के अंदर एक गुण ऐसा होता है जो उसका विरोध करता है। तो जो विरोध करता है घूर्णन अक्ष के परितः घूमने के लिए, वही विरोधी या विरोध जो है जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। मात्रात्मक रूप से किसी कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष से उसकी दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे अगर ये कोई पिंड है, इसमें अगर सपोज कर लेते हैं कि कोई द्रव्यमान यहाँ पर है, इस m का इस घूर्णन अक्ष के परितः अगर हम जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं तो द्रव्यमान m और घूर्णन अक्ष से उसकी जो दूरी r है, r का वर्ग, तो r स्क्वायर, तो m इंटू आर स्क्वायर, यानी I इक्वल्स टू एम इंटू आर स्क्वायर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक m का किलोग्राम हो गया और r स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और इसका विमीय सूत्र ML2 होता है। तो ये तो एक कण के लिए हो गया। अब दृढ़ पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो कोई भी दृढ़ पिंड का किसी अक्ष के परितः जब जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे तो होगा क्या? जैसे ये कण है, तो यह कण माने जो पिंड है यह m1 m2 m3 डॉट 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 mn कणों से मिलकर के बना हुआ है, जो घूर्णन अक्ष से r1 r2 r3 r4 डॉट डॉट rn दूरियां पर स्थित है। तो अब इस पूरे पिंड का जो जड़त्व आघूर्ण होगा, वह जड़त्व आघूर्ण इन सभी अलग अलग द्रव्यमानों के जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होगा। तो वही कहा गया है कि किसी दृढ़ पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसके समस्त कणों के द्रव्यमानों तथा उनकी घूर्णन अक्ष से दूरियों के वर्गों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। तो किसी दी हुई अक्ष के परितः अगर इनके जड़त्व आघूर्ण देखें तो पहले का m1 r1 स्क्वायर, दूसरे का m2 r2 स्क्वायर, तीसरे का m3 r3 स्क्वायर, इसी तरह से nवें पार्टिकल का mn rn स्क्वायर होगा। अब पूरे पिंड का दी हुई घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होगा। तो I इक्वल्स टू हो गया पहले कण का m1 r1 स्क्वायर, दूसरे का m2 r2 स्क्वायर, तीसरे का m3 r3 स्क्वायर डॉट डॉट nवें का mn rn स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको जब जनरलाइज कर देते हैं तो लिखते हैं I इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू n टू n, सिग्मा या समेशन पढ़ते हैं, I इक्वल्स टू 1 टू n MI स्क्वायर। अब जैसे I की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो m1 r1 स्क्वायर प्लस 2 रखते हैं तो m2 r2 स्क्वायर, 3 रखते हैं तो m3 r3 स्क्वायर, और ये सिग्मा शो करता है कि सबका सम है। तो I इक्वल्स टू समेशन I इक्वल्स टू 1 टू n MI स्क्वायर, ये जनरलाइज फार्मूला हो गया। अब जड़त्व आघूर्ण को कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो I की वैल्यू होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू MI स्क्वायर। तो इसमें m है अर्थात पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान जितना ही अधिक होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही अधिक होगा। RI का स्क्वायर घूर्णन अक्ष के परितः पिंड के द्रव्यमान वितरण, तो R जो है, R की वैल्यू जितनी अधिक होगी उसके रेस्पेक्ट में बढ़ जाएगा। घूर्णन अक्ष के परितः पिंड के द्रव्यमान वितरण जो है इस पर भी निर्भर करता है कि जैसे घूर्णन अक्ष के नजदीक द्रव्यमान है या उससे दूर द्रव्यमान है, इस पर भी निर्भर करता है। पिंड के सापेक्ष घूर्णन अक्ष की स्थिति, जैसे अगर हम देखते हैं कि ये एक ठोस पहिया है और इसका व्हील है, और ये खोखला पहिया है, इसका एक व्हील है। अगर हम इसे कोई बल लगा करके और घुमा दें और कोई बल उसी सेम बल से इसको भी घुमा दें, तो आप ये देखेंगे कि ये ठोस पहिया जो है पहले रुक जाएगा और खोखला पहिया बाद में रुकेगा।
क्यों? इसलिए कि अब इसमें आप देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका अधिक होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है खोखले पहिए का अधिक होगा और सॉलिड वाले का कम होगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अभी देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। घूर्णन अक्ष की स्थिति बदलने से वस्तु के जड़त्व आघूर्ण का मान बदल जाता है। घूर्णन अक्ष की स्थिति बदलने से वस्तु के जड़त्व आघूर्ण का मान बदल जाता है। अतः किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण के साथ उसके घूर्णन अक्ष की स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। तो जब जड़त्व आघूर्ण को लिखा जाता है कि इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण इतना है, तो वहां पर जिस अक्ष के परितः लिया गया है उसे वहां पर जस्टिफाई किया जाता है। घूर्णन अक्ष से दूर स्थित कण का जड़त्व आघूर्ण अधिक तथा पास स्थित होने पर जड़त्व आघूर्ण का मान कम हो जाता है। जैसा कि अभी आप ऊपर वाले फिगर में देखें, पिंड के द्रव्यमान का जितना अधिक भाग घूर्णन अक्ष से दूर होगा, घूर्णन अक्ष से दूर मतलब किनारों पर, पिंड का जड़त्व आघूर्ण उतना ही अधिक होगा। अब ये देखिए, जैसे गतिशील युक्तियों तथा इंजनों जैसे साइकिल, बैलगाड़ी, रिक्शा, स्कूटर, कार, रेल इत्यादि में पहियों की जो बनावट होती है वो इस प्रकार की होती है कि उसका अधिकतर द्रव्यमान पहिए की रिम पर जो कि घूर्णन अक्ष से दूर होता है रहे, जिससे पहिए का जड़त्व आघूर्ण अधिक हो जाए और रोकने पर वाहन एकदम न रुक जाए बल्कि कुछ दूर चल करके रुके। तो आइए आपको मैं आज इन पहियों के बारे में भी दिखा देता हूं। जैसे ये देखिए साइकिल का पहिया, इसकी जो रिम है, यह रिम ये किनारे है और यह तीलियों से बंधा हुआ है। तो रिम का जो द्रव्यमान है वह सेंटर पे न होकर के कहाँ है? किनारों पर है। तो इससे क्या होगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, और जब जड़त्व आघूर्ण इसका बढ़ जाएगा तो अगर इसको चला करके छोड़ दें तो कुछ दूरी चलने के बाद ही रुकेगा। कार की रिम भी आप देखिए, ये इसका अधिकतर द्रव्यमान बाहर की तरफ होता है, ये धुरी अगर है तो यह द्रव्यमान बाहर की तरफ अधिकतर होता है। इसी तरह से बैलगाड़ी के पहिए की रिंग में देखिए, ये जो किनारे का हिस्सा होता है वह ज़्यादा भारी और बीच वाला हिस्सा हल्का होता है। ठीक इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बनाया गया है ये अधिकतर द्रव्यमान इसका जो है किनारों पर है। रेलगाड़ी के पहिए में देखिए, रेलगाड़ी का पहिया आपने देखा ही होगा। अब इसमें भी देखिए कि यह पोर्शन, ये जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, यह अधिक द्रव्यमान इस पर होता है, बीच वाले पोर्शन में इसका द्रव्यमान कम होता है, जिससे इसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है। इसी तरह से जनरेटर में आप देखे होंगे कि ये देखिए, यहाँ से जब आप ये हैंडल लगा करके और उसको घुमा देते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद इसके बगल में एक बड़ा सा पहिया लगा होता है। यह बड़ा सा पहिया सिर्फ इसीलिए लगा होता है, जिसे फ्लाई व्हील की तरह से यूज किया जाता है। यह होता है कि बंद करने के बाद यह तुरंत न रुके, कुछ दूरी यानी कुछ समय और चलने के बाद रुकता है। तो ये कारण है। घूर्णन या परिभ्रमण की त्रिज्या, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? किसी अक्ष के परितः किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या वह लंबवत दूरी है जिसके वर्ग का पिंड के कुल द्रव्यमान के साथ गुणनफल उस अक्ष के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम क्या लिखते हैं? I इक्वल टू mr² होता है। तो यहां पर यह कहा गया है कि घूर्णन अक्ष से वह दूरी जिसका वर्ग करने पर, द्रव्यमान के साथ गुणा करने पर उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आ जाए। तो अगर पिंड का द्रव्यमान m है और अक्ष के परितः घूर्णन त्रिज्या k है तो I बराबर mk² या k इक्वल्स टू √I/m। जड़त्वाघूर्ण संबंधी प्रमेय, थ्योरम्स रिलेटेड टू मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। ये जड़त्वाघूर्ण फाइंड करने के लिए किसी पिंडों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब किसी वस्तु का जड़त्वाघूर्ण किसी अक्ष के समांतर या लंबवत ज्ञात करने के लिए दो प्रमेयों का प्रयोग किया जाता है। पहली प्रमेय है समांतर अक्षों का प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सेस, और दूसरा है लंबवत अक्षों का प्रमेय, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। तो
बारी बारी से इसका स्टेटमेंट और प्रूफ देखिए। समांतर अक्षों का प्रमेय। किसी पिंड का, यह स्टेटमेंट है इसका, कि किसी पिंड का किसी अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण आई उस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर जाने वाली समांतर अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ICM, CM स्टैंड्स फॉर सेंटर ऑफ मास, तथा पिंड के द्रव्यमान कैपिटल M वह दोनों समांतर अक्षों के बीच की लंबवत दूरी d के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। अब जैसे देखिए कि यह एक पिंड है, इस पिंड का ये जो C देख रहे हैं, जो EF लाइन है, EF लाइन सेंटर ऑफ मास से होकर के जाती है, और इसी के पैरेलल एक अक्ष ले लिया आपने AB के परितः अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो जब AB के परितः मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, तो यहाँ पे कहा गया है कि AB के परितः इस पिंड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण है वह इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह प्लस वह द्रव्यमान यानी पिंड का पूरा द्रव्यमान गुणे दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के बराबर होता है। मीन्स IAB इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर। IAB मतलब AB के अलांग, ICM सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया C के अलांग, और MD स्क्वायर M द्रव्यमान और D दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी। अब इसे आप प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए अब ये दूरी दोनों के बीच की D है, यह AB से जो पार्टिकल M लिया गया है उसकी दूरी R है, और इस EF से द्रव्यमान की दूरी A है। तो अब हम निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अबाउट। तो AB के अबाउट जब निकालेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB इक्वल्स टू समेसन MR स्क्वायर। तो समेसन MR स्क्वायर ये फार्मूला होता है। अब R की वैल्यू क्या है? R की वैल्यू यहाँ पर है A प्लस D। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक R है, अब R की वैल्यू, ये दोनों के बीच की दूरी D है और ये दूरी A है, तो D प्लस A, तो R की जगह पर हम पुट कर देंगे D। तो IAB इक्वल्स टू समेसन MR स्क्वायर, R स्क्वायर की जगह पर A प्लस D का स्क्वायर, A प्लस D का होल स्क्वायर आप एक्सपेंड कर देंगे तो A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AD। अब समेसन M को अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो समेसन M इंटू A स्क्वायर प्लस समेसन M इंटू D स्क्वायर प्लस समेसन M इंटू 2AD, समेसन M A स्क्वायर। अब यहाँ से D स्क्वायर को बाहर करके समेसन M कर दीजिए, 2D को बाहर करके समेसन M A कर लीजिए। अब समेसन M A क्या बताता है? समेसन M A यह बता रहा है कि जो अक्ष है उसी अक्ष पर जो बिंदु आएंगे उनका तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0, तो इसका हो जाएगा हिस्सा 0। और समेसन MA स्क्वायर यह बता रहा है, क्या बता रहा है? यह यहाँ पर यह बता रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वह ICM के बराबर है। तो समेसन MA स्क्वायर जो है वह ICM हो गया, MR स्क्वायर लिखा गया है, MA स्क्वायर है, ये यहाँ पर A है, MA स्क्वायर यह ICM के बराबर है। तो इस तरह से ये हो गया ICM, और ये समेसन M कैपिटल M हो जाएगा तो M इंटू D स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई 0। तो IAB इक्वल्स टू ICM प्लस MD स्क्वायर। इसी तरह से लंबवत अक्षों का प्रमेय, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। किसी समपटल, कोई भी रेक्टेंगुलर लैमिना या लैमिना का उसके तल में स्थित दो परस्पर लंबवत अक्षों के परितः जड़त्वाघूर्णों का योग इन अक्षों के कटान बिंदु से होकर जाने वाली तथा पटल के तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है। जैसे अगर ये एक पटल है, इसमें x, y, z ये लिया गया है, x और y तल में अगर यह जो है ले लिया गया, तो सपोज कर लीजिए कि ये पॉइंट जो है P है, P का कोऑर्डिनेट होगा x y, P का कोऑर्डिनेट x y, तो ये दूरी हो गई y और ये दूरी हो गई x, तो ये y है और ये z हो जाएगा, तब z के अबाउट आप फाइंड कर रहे हैं। तो इस तरह से आई जेड इक्वल्स टू होगा आई एक्स प्लस वाई, वाई के अबाउट अगर आप निकालते हैं तो आई वाई इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड, एक्स के अबाउट निकालते हैं तो आई वाई प्लस आई जेड। तो यहाँ पर हम जेड एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो
एक्स वाई और जेड ये दोनों तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं और जो बिंदु लिया गया है वह एक्स वाई तल में लिया गया है। तो जेड अक्ष पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरती है तथा एक्स वाई अक्षों के लंबवत है, अतः समपटल के तल के भी लंबवत होगा। जो पटल है उस पटल के भी लंबवत होगा। तो यदि कण जेड अक्ष से आर दूरी पर है तो जेड अक्ष के परितः पटल का जड़त्वाघूर्ण आई जेड इक्वल्स टू समेसन एम आर स्क्वायर। अब आर की वैल्यू कितनी है, यह एक्स है और यह वाई है, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब हो गया कि यह हाइपोटेन्यूस हो गया। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसे आप एक्सपेंड कर देंगे तो समेसन एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समेसन एम इंटू वाई स्क्वायर। समेसन एम एक्स स्क्वायर, एक्स जो है वह वाई के अलांग होगा, वाई से दूरी होगी तो ये आई वाई बन जाएगा। समेसन एम वाई स्क्वायर, यह एक्स से दूरी है तो आई एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये आई एक्स हो गया और ये आई वाई हो गया। तो आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई।